नमस्कार आप सभी को। मैं आपका दोस्त यूपीएससी जर्नी 021। आज मैं 4 जुलाई का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है उसकी आपको समरी बताने जा रहा हूँ। अच्छा, मुझ में और बाकी लोगों के न्यूज़पेपर की समरी में क्या डिफरेंस रहेगा? एक बेसिक डिफरेंस ये रहेगा कि एक एस्पिरेंट के एंगल से न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है और एक टीचर के एंगल से कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, टीचर एक्सपर्ट बहुत होता है तो वो आपको बहुत सारी बातें बता देता है, लेकिन एक एस्पिरेंट जो होता है उसकी नीड्स उतनी ज़्यादा नहीं होती जितना टीचर बता देता है। चलो ठीक, आते हैं हम लोग आते हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, बाकी आप लोग बताना कि कैसा रहा। देखो, यहाँ से न्यूज़पेपर शुरू हुआ। इस न्यूज़पेपर में सबसे इम्पॉर्टेंट बातें जो होंगी मैं वही खुद पढ़ता हूँ, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। इस पूरे पेज में एग्ज़ाम पर्पज़ से क्या ज़रूरत है, 2 चीज़ें ज़रूरत लगी मुझे। पहला, ये वाला पोस्ट, तो पहले तो मैं आपको पोस्ट दिखा दे रहा हूँ, बाद में अभी एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, तो एक ये वाली पोस्ट हो गई, फिर दूसरी ये वाली पोस्ट हो गई। आगे बढ़ते हैं, 2 हो गई। और फिर देखो, ये हाईलाइट किया है छोटा सा हिस्सा, ये मैं बताऊँगा क्यों किया है। आगे बढ़ते हैं, फिर ये छोटा सा हिस्सा हाईलाइट किया है और मेरा एक ओपिनियन है एडिटोरियल्स को लेकर के, वो मैं लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, फिर इधर मैंने कुछ भी हाईलाइट नहीं किया। फिर आगे बढ़ते हैं, नेहरू गिफ्ट, ये सब कुछ भी हाईलाइट नहीं किया। ठीक है, फिर एक ये पोस्ट हाईलाइट करी, एक ये पोस्ट हाईलाइट करी। अब आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया हैवी रेन, कूप हिट नेशन ऑन एजेंडा ऑन वेस्ट अफ्रीका, ये वाली थोड़ी सी ठीक है पोस्ट। ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं। फिर एक ये वाली हो गई कि इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलार प्लांट, उसके बारे में। ठीक है, रामागुंडम में। फिर इधर पे आते हैं हम लोग, इकनॉमी के पेज में क्या मिला। इकनॉमी के पेज में सी प्राइवेट कैपेक्स, फिर एक ये क्या कहते हैं, अमीश मेहता। ठीक है, क्रिसिल इंडिया लिमिटेड के MD एंड CEO हैं। बस इतना याद रखना है कि इनका नाम और क्रिसिल से रिलेटेड है। ठीक है, और हेडिंग याद रखनी है। तो ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। फिर ये क्या है, फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस। ठीक है, GS4 के एंगल से मैंने देखा बस इसको। ठीक है, बस इतनी सी पोस्ट थी। ठीक है, अब ये देखो, वो जो गुजरात वाली पोस्ट थी तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट था। गुजरात कोविड क्राइसिस ब्रिंग्स स्ट्रेंज कपल्स टुगेदर। तो इसको आप क्या कर सकते हो, इस वाली न्यूज़ को उस वाले रोल में कर सकते हो कि कोविड के इम्पैक्ट क्या रहे। तो कोविड का एक इम्पैक्ट ये रहा, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट में आप लिख सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे इम्पैक्ट रहे, तो इसको मैंने यहाँ पे ग्रुप किया है। रोल ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत का रोल इसमें ये है क्योंकि लोक अदालत ने दोनों कपल्स को मतलब मिला दिया। ठीक है, वो दे वर स्ट्रेंज एंड दे वर सीकिंग डाइवोर्स अर्लियर। तो उसमें क्या कर सकते हो, उसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। कभी मेंस का अगर आंसर लिखोगे तो लिखोगे ये टॉपिक अच्छा है, इस वजह से मैंने इसका जो है बना दिया ऐसे। ठीक है, तो इसको आप जो है इस तरीके से कर सकते हो। बाकी प्रीलिम्स के लायक इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये नाइट्रेट वाला, ये एक अच्छा न्यूज़ था। इसमें एक्चुअली ये है कि RNA का जो है रोल होता है नाइट्रेट के एब्जॉर्प्शन में। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम लोग ना सॉइल को जितना नाइट्रेट देते हैं, जितना हम लोग यूरिया देते हैं, उतना उसको ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पानी डालते हो तो घुल जाता है, फटाक से घुल जाता है। इस वजह से क्या होता है, क्रॉप जो है नाइट्रेट का इस्तेमाल उतना नहीं कर पाता है। तो जितना नियर अबाउट अपन को जो है 40 से 60% के अराउंड से काम चल जाता है, लेकिन 40% हमारा वेस्ट चला जाता है। तो एक बड़ा इश्यू है ये। ठीक है, तो अब इसको आगे देखते हैं। फिर अगला ये एक अच्छी पोस्ट थी। ठीक है, तो ये भी मेन से रिलेटेड है, इसमें भी प्रीलिम्स से रिलेटेड ज़्यादा कुछ नहीं, पर हाँ एक अच्छा पॉइंट इसमें निकल गया है, मैं बताऊंगा क्या है। वो ये है कि मेन से रिलेटेड क्या है कि आप बता सकते हो, आप ये सब बता सकते हो कि चिल्ड्रंस राइट टू न्यूट्रिशनल फूड अंडर NFSA ने क्या किया है, मैंडेट कर दिया है कि चिल्ड्रंस को ना न्यूट्रिशनल फूड मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसके अंतर्गत आप एक जब सजेशन दोगे तो बता सकते हो कि इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई, और कमेटी में थोड़ा सा अगर साइड में मेंशन कर दो कि हेल्थ, वीमेन, HRD, फूड, इस सब मंत्रालय के जो है मिनिस्टर थे, उन लोगों ने मिल करके बनाया और डिसाइड किया कि बच्चों की डाइट में प्रोटीन होना चाहिए और क्या कहते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होने चाहिए। तो प्रोटीन के सोर्सेज क्या होते हैं, एग्स, लेग्यूम्स और नट्स। ठीक है, तो ये छोटा सा एंगल है, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें प्रीलिम्स के लायक मुझे क्या लगा, मुझे ये लगा कि जो NFSA है ना, वो इस टाइम कैसे कैलकुलेट करता है न्यूट्रिशन बच्चों का। ठीक है, तो वो कैलोरी बेस्ड इनका जो है कैलकुलेशन होता है, कैलोरी एंड प्रोटीन। याद रखना, ऑप्शन में लिख के आएगा सिर्फ कैलोरी, प्रोटीन नहीं लिखा रहेगा।
तो वो गलत हो जाएगा, याद रखना। फिर नेम ऑफ फूड सेफ्टी प्रोग्राम, मिड डे मील, PM पोषण, ये 3-4 प्रोग्राम हैं। इनके तहत हम लोग क्या करते हैं, बच्चों का फूड सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं। तो ये 3-4 प्रोग्राम है, ठीक है। कोविड इम्पैक्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि बच्चों, देखो कोविड इम्पैक्ट के ऊपर एक ये न्यूज़ हो गई और एक वो स्ट्रेंज वाइफ वाली हो गई। कौन सी न्यूज़? स्ट्रेंज वाइफ वाली, ये वाली, ठीक है। इन गुजरात कोविड क्राइसिस ब्रिंग्स स्ट्रेंज कपल टुगेदर, तो ये कोविड के इम्पैक्ट में आप जो है मेंशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर एक हल्का सा न्यूज़ लगा, ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, पर अगर नाम याद रह जाता है तो काम का होता है। कारू सिंह एक व्यक्ति है जिसकी डेथ हो गई, तो उसके फैमिली वालों ने अलाउ कर दिया कि उसके आप जो है ऑर्गन्स हम डोनेट कर रहे हैं, तो 4 लोगों को उससे जीवन प्राप्त हुआ, ठीक है। ये वाला जो पोस्ट थी, अब ये वाला मैंने क्यों बनाया, क्योंकि इस टाइम क्या है ना, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है, जाहिर सी बात कर रही है, लेकिन सॉफ्टवेयर में कुछ ज़्यादा हम लोग बैकिंग करते हैं। तो ये जो है अगर नाम याद रह जाएगा तो बहुत मज़ा आ जाएगा, ठीक है। इनका नाम है अनिल सहस्त्रबुद्धे, वीरू सहस्त्रबुद्धे सुना है 3 इडियट वाला, उसी के तौर पे समझ लेना। AICTC के जो है चेयरमैन है ये। तो कोट कर सकते हो कि द इकोनॉमी कांट रन ओनली ऑन कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स, इट रिक्वायर सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग टू। तो ऐसा करके कहीं पे आप ये वाला एंगल दे सकते हो। फिर ये वाला एक अच्छा टॉपिक है, कभी इंटरव्यू होगा तो पूछ सकते हैं कि कोलोकेशन स्कैम क्या था NSE में। तो कोलोकेशन क्या होता है पहले मैं समझा देता हूँ। कोलोकेशन का मतलब ये हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे NSE की बात हो रही है तो NSE की बात कर लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में ये लोग क्या किए हैं, जो ब्रोकर्स हैं उनको अलाउ कर दिए कि खुद का सर्वर बना सकते हैं, सर्वर रख सकते हैं खुद का। अच्छा, खुद का सर्वर रखने से क्या फ़ायदा होता है? तमाम सारे फ़ायदे होते हैं, ठीक है। ये फ़ायदा होता है कि तुम्हारे डिसीजन जो होते हैं बहुत जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट ने अप टर्न दिखाया या डाउन टर्न दिखाया, तो आपको जल्दी डिसीजन लेना है, तो आप उसमें ना ऑटोमेटिक सिस्टम रहते हैं और भी कुछ एल्गोरिदम ट्रेडिंग एक कॉन्सेप्ट है एल्गोरिदम ट्रेडिंग का, तो वो सब बढ़िया से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली कर देगा वो। तो उससे रिलेटेड एक स्कैम है जो NSE की जो CEO थे जिनको हटा दिया गया, चित्रा रामकृष्णन। तो सेबी ने क्या किया, इनके ऊपर 7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। किस वजह से लगाया है? कोलोकेशन स्कैम के ऊपर। इन्होंने क्या किया, चित्रा रामकृष्णन ने कुछ लोगों को, कुछ ब्रोकर्स को ना डार्क फाइबर इशू कर दी, अलाउ कर दी। डार्क फाइबर क्या होता है मैं बता रहा हूँ। डार्क फाइबर ये होता है, जैसे मान लो कभी आप ऑप्टिकल फाइबर देखोगे ना, तो उसमें कई सारा छोटा माइन्यूट सा फाइबर होता है। उस तो खासियत ये होती है कि मान लो उसमें 500 फाइबर है उस जगह पे छोटा, तो 500 में कंपनी जो होती है एट अ टाइम 200 या 250 इस्तेमाल कर रही होती। कुछ जो होता है उसमें धागा वो फ्यूचर के लिए रखे होते कंपनी की, कोई और पर्पज़ रहेगा तो अपन उसको जो है इस्तेमाल करेंगे। तो उन धागों को, उस ऑप्टिकल फाइबर के उस हिस्से को क्या कहते हैं, डार्क फाइबर कहा जाता है, जिसका आप बाद में कभी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, करंट में इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। कोलोकेशन का मतलब क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंजेस अलाउ, जो मैंने बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये न्यूज़ क्या है, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो जब आप कहीं किसी अच्छी कोचिंग का वीडियो देखेंगे ना, जैसे ओनली IAS हो गया या फिर वाजीराम हो गया, तो आपको बहुत सारी बातें बता देंगे। हकीकत ये है कि बहुत सारी बातों की ज़रूरत नहीं है, हालांकि आप अपना स्टैटिक पढ़ते रहिए, मैंने मना नहीं कर रहा कि वो लोग गलत बता रहे हो, सही बताते हैं, ठीक है, ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं होती है, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन आपको स्टैटिक बुक से ही करना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो स्टैटिक बुक से करना है स्टैटिक पोर्शन। बाकी मैं इसमें बता देता हूँ क्या है। इको सेंसिटिव जोन के बारे में बात है इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, जैसे नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, तो इनके अराउंड 1 किलोमीटर का कम से कम जो है आपको इको सेंसिटिव जोन बनाना पड़ेगा। इको सेंसिटिव जोन, अब इसमें देखो प्रीलिम्स वाला क्या जानकारी, सबसे पहली जानकारी इंपॉर्टेंट ये है कि इको सेंसिटिव जोन किस एक्ट से बनते हैं। ऐसा मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने 2022 का प्रीलिम्स दिया था, जिसमें एक क्वेश्चन आया था ग्राउंड वाटर अथॉरिटी कौन से एक्ट से बननी है, तो ऐसा पूछते हैं कौन से एक्ट से रिलेटेड है। उसी प्रकार आप बता दोगे कि इको सेंसिटिव जोन जो है वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से बना है, ना कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से, दोनों में अंतर है ना। ये जब स्टैटिक पोर्शन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, इसमें और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, तो इसका एक दूसरा एंगल ये है कि इको सेंसिटिव जोन में कौन सी चीज़ें अलाउड होती हैं, कौन सी चीज़ें बैंड होती हैं, इन दोनों में डिफरेंस। कभी कभी ऐसे दे देगा, जो चीज़ बैन होगी वो बोल देगा कि अलाउ है ऑप्शन में, तो वो गलत हो जाएगा। तो वो चीज़ आपको स्टैटिक बुक से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। बाकी इसको मैं बता देता हूँ, इसमें क्या है, केरला के फार्मर्स जो होते हैं, केरला के फार्मर जो हैं, केरला कर्नाटका, तो ये लोग जो क्या कर रहे हैं, ये लोग थोड़ा सा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इको सेंसिटिव जोन से ना हम लोगों को दिक्कत होगी, लाइवलीहुड की समस्या आ जाएगी, लाइफ एंड लाइवलीहुड की समस्या। ऐसे आप एक फ्रेज़ यूज़ कर लेना, लाइफ एंड लाइवलीहुड की प्रॉब्लम आ जाएगी। कैसे इको सेंसिटिव जोन बन जाएगा, तो उनकी जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ट्रेड एक्टिविटी, वो जो है प्रभावित हो जाएगी, ठीक है।
इसको आप थोड़ा स्टैटिक से बढ़िया से कवर करना, ठीक है। बाकी मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 से 2016 हम लोगों ने बनाया था इसको, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। इसमें हम लोगों ने 10 किलोमीटर का रेडियस बनाया हुआ था, ठीक है। फिर से क्या हुआ, इसके ऊपर और विचार हुए, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि ऐसा नहीं हो पाएगा कि सेम यूनिफॉर्म जो है लॉ पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट हो जाए, ठीक है। कहीं पे जगह नहीं होती 10 किलोमीटर की, तो वहाँ कैसे करेंगे। इसलिए क्या किया गया कि अलग अलग रेडियस का जो है इको फ्रेजाइल जोन डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, ये कर दिया गया। उसी के संदर्भ में ये है कि केरला में 1 किलोमीटर का इको फ्रेजाइल जोन डिक्लेयर करने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके संदर्भ में एक चीज़ और है, एक जजमेंट बड़ा फेमस था, TN गोदवर्मन जजमेंट, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड से रिलेटेड था, नीलगिरी के अराउंड। तो ये सज्जन जो है ये काफ़ी पहले 1996 में एक्चुअली ये मुकदमा दायर किया गया था, 2016 में इनकी मौत हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, फॉरेस्ट लैंड के अराउंड का मुद्दा था ये कि वहाँ पे इको फ्रेजाइल जोन हम लोग बनाना चाहिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अराउंड भी इसको जो है बोल दिया कि प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अराउंड भी जो है ये बनाना पड़ेगा। इसी वजह से आपको मैं एक बात और बता दूं कि जो इको सेंसिटिव जोन है ना, ये पर्टिकुलर फ्रेज़, ये पर्टिकुलर वर्ड जो है ओरिजिनल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत नहीं था, ठीक है। चलो ठीक है। एक चीज़ और इसमें अच्छी लगी मुझे, वो ये है कि डीपर बील जो है असम की एकमात्र रामसार साइट है, ठीक है। तो ये याद रखना, रामसार साइट देखो हमेशा पूछा जाता है, इस बार भी यूपीएससी प्रीलिम्स में 2022 में आया था क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप पक्का कर लो। तो रामसार साइट जो असम की है, उसकी खासियत ये है कि लोगों ने पाया कि इको सेंसिटिव जोन तो डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन जो इको सेंसिटिव जोन का पर्पज़ होता है, क्या पर्पज़ होता है कि इको सेंसिटिव जोन की मतलब एक ऐसा जोन बनाना है जो कि इन्वायरमेंटली सेंसिटिव है। वहाँ पर आप कूड़ा नहीं फैला सकते, वहाँ पर आप जो है वेस्ट मटीरियल जो है या वेस्ट वाटर या एयर को पॉल्यूट नहीं कर सकते, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं कर सकते हैं आप। लेकिन असम के लोकल विलेजर्स ने पाया कि जो डीपर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बना दी है या डीपर बील रामसर साइट है, तो उसके वहाँ पे क्या है, इन लोग उसके बगल में इन लोगों ने डंपिंग लैंड बना के रखा हुआ है, जहाँ पे उसकी बाउंड्री ख़त्म होती है उसके बगल में। तो इससे क्या होता है कि जो गुवाहाटी का जो वेस्ट है ना, वो सारा उसका सीप इन होता है डीपर बील में, तो इस तरीके से अफेक्ट हो रहा है। ओवरऑल ESZ का जो पर्पज़ है कि नेचर को प्रोटेक्ट करना, वो नहीं हो रहा था। तो ये आप जो है केस स्टडी यूज़ कर सकते हैं, कभी आपको लिखने मिले एनवायरनमेंट सेंसिटिव जोन से रिलेटेड, ठीक है। और तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अब बात रही एडिटोरियल के ओपिनियन की। देखो एडिटोरियल बहुत बड़े होते हैं, कभी आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि 15 मिनट लग जाता है उसको करने में। और सच्चाई ये है कि फ़ायदा मिलता है, मैं मना नहीं कर रहा फ़ायदा नहीं मिलता, फ़ायदा मिलता है, लेकिन मेरा कहना है कि बाकी का हिस्सा जो है पेपर का वो भी कर लो आप। लोग उल्टा बताएंगे पर मैं ऐसा बताऊंगा, क्यों? क्योंकि जो और देखो जो आपको एडिटोरियल करना हुआ करे ना, तो कभी ऐसा ट्राई करना जो मैं बता रहा हूँ, उसकी जो हेडिंग लिखी हुई है, जो भी एडिटोरियल की हेडिंग लिखी, आप उसको सिर्फ गूगल कर लो फटाक से, तो एक ना एक 4 लाइन में समरी उसकी आ जाएगी फट से, वो पढ़ लो आप, है ना। लेकिन अगर आपके पास समय है, देखो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छी बात है, मैं भी पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं भी अपना समय बहुत खर्च करता हूँ इसके ऊपर। तो अगर आप पढ़ सकते हैं तो उसको पढ़िए, ठीक है, शॉर्ट की वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि हम लोग ना बहुत सारा टाइम खर्च कर देते हैं, और हकीकत ये होती है कि मुश्किल से 1 पेज भर का जो है डेटा आता है जो प्रीलिम्स लायक होता है ना। तो इसलिए मैंने बनाया वीडियो की, ताकि आप लोगों को पता चल जाए फट से, ज़्यादा आपका टाइम ना खर्च हो। धन्यवाद। अब देखो इतना बता दिया मैंने, लेकिन ये 2 चीज़ें छूट गई, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं बहुत ही, चूँकि मैं तो पहली बार बना रहा हूँ, लेकिन अगर मैं क्रक्स भी बताऊंगा ना, तब भी मान के चलो आधा घंटा का वीडियो बन जाएगा। अब इसमें देखो ऑस्ट्रेलिया में हैवी रेन हो गई, तो आपको सिर्फ यही नहीं पढ़ना है वहाँ पर हैवी रेन क्यों हो रही है, ठीक है। तो क्यों हो रही है इसका एक ज्योग्राफिकल रीज़न ये है, मेट्रोलॉजिकल रीज़न ये है कि जो ला नीना होता है ना, ला नीना और निगेटिव ओशन डाइपोल, ये लोग मिल करके ऑस्ट्रेलिया में रेन करवाते हैं, ठीक है। तो आप वो वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं। बाकी ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ अभी बहुत ज़्यादा कंक्रीट नहीं है, लेकिन आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि बुर्किना फासो, गिनी और माली, यहाँ पर ना जो है तख्ता पलट वाला केस चल रहा है। तो ये वाली समस्या है। इसके ऊपर एक देखो एक क्वेश्चन भी आया था लास्ट इसी ईयर आया है 2022 में। तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, धीरे धीरे बताता रहूँगा। बाकी आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए डेली, जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि मैं इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ता हूँ, क्योंकि ये आसान होता है इसको कवर करना। द हिंदू बहुत बड़ा होता है। तो ठीक है, अपन यही करेंगे, ठीक है। हैव अ गुड डे।